हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और कल के वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा सेमेस्टर वन का सिलेबस का ओवरव्यू। आज के वीडियो में हम सेमेस्टर टू में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। कल के सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स थे वो फिमिलियर थे, ठीक है। मतलब उसमें मैंने सजेस्ट करा था कि यदि आप चाहते हो स्विच करना, नीट देना चाहते हो, तो ऑलमोस्ट जो चीज़ बायो वाले बच्चे हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो उनके पास की चीज़ें थी। एनालिसिस का जो पोर्शन था वो एक नया सब्जेक्ट था, कम्युनिकेशन स्किल थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो आप वहाँ पे उसको मतलब डील कर सकते हो, ठीक है। कुछ यदि प्रिपेयर करना चाहते हो नीट वीट एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर में, तो यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ दैट, ठीक है। बट यहाँ पे अब हमारा है सेमेस्टर टू के सिलेबस का डिस्कशन करने के लिए। तो सेमेस्टर टू में भी कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। साथ ही साथ रिलेट करेंगे फर्स्ट मतलब आपके नीट और ट्वेल्थ क्लास वाले से, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट टू। आप पार्ट वन ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ चुके होंगे सेमेस्टर वन में। यहाँ पे पार्ट टू में क्या दिया हुआ है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में? सेम चीज़ें हैं बट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, कुछ सिस्टम्स जो वहाँ छूटे हुए हैं। जैसे नर्वस सिस्टम पिछले में नहीं था, तो आप यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सेम टू सेम कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे ऑफकोर्स, मतलब क्लास ट्वेल्व से क्लास 11 से ज़्यादा पढ़ेंगे। बट यदि आपके पास क्लास 11 का ग्रॉस नॉलेज है ना, तो आप इसको डील कर सकते हैं आसानी से, आप इसमें आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम हो गया। सेकंड में देखो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नीट के सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले में मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स और ब्रेन्स, ये सब ना थोड़े डीप में, डेप्थ में पढ़ सकते हैं आप, जो बुक कल रेफरेंस बुक्स बताए थे वहाँ से। फिर देखो जीआईटी के बारे में, एनसीईआरटी के पास, एनसीईआरटी का नॉलेज है आपके पास, तो पूरा आप उसको पढ़ सकते हो। फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट एंड बीएमआर, ये सब कुछ कुछ नए टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। फिर देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम with special reference to anatomy of lungs, mechanism of respiration, regulation of respiration, lungs वॉल्यूम कैपेसिटी आप पढ़े हैं क्लास 11 में। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े हैं। एंड रिससाइटेशन मेथड्स, ठीक है। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है यूरिनरी सिस्टम, यूनिट 3 में ही दिया हुआ है, तो सेम है। एनाटॉमी यूरिनरी ट्रैक्ट का पढ़ना है, ठीक है। रास मैकेनिज्म, ये सब क्लास 11 में आप पढ़ चुके हो बायो में। नेक्स्ट है इंडोक्राइन सिस्टम, यूनिट 4 में इंडोक्राइन सिस्टम भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी का पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है क्लास 11 में, है ना। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आप दिया हुआ है वहाँ पे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिया हुआ है। मतलब जितना एनसीईआरटी में दिया उतना आप एग्जाम में लिख दोगे तो सही रहेगा। या और यदि आप मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो क्लास 11 मतलब अपने फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में, तो भी आप अच्छा आंसर यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, थाइमस, इनके बारे में और उनके डिसऑर्डर्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये आप क्लास 11 में भी लेके आते हो बहुत सारे नॉलेज, तो आप उसको लिख दोगे तो ऑलमोस्ट आप मार्क्स पा जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो क्लास 12 में आप पढ़ते हो, एनाटॉमी एंड ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 8 क्लास से स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है एनसीईआरटी में। सेक्स हार्मोन के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस एंड प्रेगनेंसी पार्ट्यूरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया हुआ है। जेनेटिक्स के बारे में है, तो जेनेटिक्स आप ऑलरेडी पढ़े हो, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए, ये सब के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट टू। तो ज़्यादा कुछ नहीं है यार, 11 12 वाला ही सिलेबस है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है यार ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल, जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या सिस्टम है। यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उसको स्पेसिमेन और मॉडल्स के थ्रू पढ़ना होता है, ठीक है। जो HFP1 का जो प्रैक्टिकल्स था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और बाकी यहाँ पे सारे आपके प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं कि इनको आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाओगे, ठीक है। ये हो गया HFP। अब देखो यहाँ पे आपके बुक्स, जो रेफरेंस बुक्स थे कल वाले सेम रहेंगे। के शंभुलिंगम, पी शंभुलिंगम, जेपी पब्लिकेशन का आता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इल्लिस बाय विल्सन एंड रॉसन विल्सन बुक बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे टेलर एंड विलियम विल्किंस करके एक बुक आती है, ये वाली बुक है। तो ये इन सारे बुक को आप अपना रेफरेंस मांग के आगे पढ़ सकते हो, ठीक है।
टेक्स्ट बुक है वो बेसिकली। देखो, अभी हमने सेमेस्टर वन में फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ते हो, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बेसिक से है। आपका यदि 11-12 का बेस बहुत अच्छा है तो आपको ये केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी और आप बहुत आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यूनिट वन में यार सबसे सिंपल है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लास 11 का पोर्शन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको आने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसमें 10 कार्बन तक ओपन चेन और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करी जाएगी। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म उनके आने चाहिए। ठीक, ये यूनिट वन की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट टू। यूनिट टू जो क्लास 11 में सिलेबस आप पढ़े हो, अल्केन, अल्कीन एंड कंजुगेटेड डाइंस। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, यूजेस ऑफ पैराफिन्स, स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके क्लास 11 में है। E1 E2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, है ना। E1 E2 वर्सेस E2 E1 ओजोनोलाइसिस, ये सब क्लास 11 में। मार्कोनिकोव है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अल्कीन का है। एंटी मार्कोनिकोव है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स, डायल्डर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कंजुगेटेड डाइन एलाइलिक रीअरेंजमेंट्स दिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट है देखो यूनिट थ्री, अल्काइल हैलाइड। ये क्लास 12 में आप पढ़े हो। ठीक है, अल्काइल हैलाइड पहला चैप्टर क्लास 12 का ऑर्गेनिक का होता है। SN1 SN2 रिएक्शन, काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अल्काइल हैलाइड, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। ये सारी चीजें कहाँ दिया हुआ है, अल्काइल मतलब क्लास 12 में दिया है। इसका यदि बेहतर कंसेप्ट है आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो। SN1 SN2 का कंपैरिजन है, क्या क्या फैक्टर्स मतलब अफेक्ट करते हैं SN1 रिएक्शन SN2 को। ठीक है, इसके बाद देखो स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरो। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी की हैं, एनसीईआरटी में दी हुई है। यदि आपका ये बेस क्लियर है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं इसको। आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में उतने मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो आप क्या काम चल जाएगा क्लास 12 वाले से। ठीक है, अल्कोहल के बारे में दिया हुआ है, क्वालिटेटिव टेस्ट आप करते हो, सोडियम मेटल टेस्ट किए किए होंगे, वो आपको याद होगा। स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कार्ब्यूटेनॉल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी क्लास 12 का सिलेबस है यार। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अल्डोल कंडेंसेशन, नेम रिएक्शन है। तो ये नेम रिएक्शन वाला पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। इससे हर टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है जीपेट एग्जाम में, नाइपर के एग्जाम में। क्रॉस कैनिजारो, बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन। ठीक है, ये सारे नेम रिएक्शन है तो ये पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर यूजेज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, है ना, एसीटोन, क्लोरल हाइड्रेट, हेक्सामीन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी में सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड एस्टर। तो ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं और आप ऑलरेडी पढ़े भी चुके हो। जैसे स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। तो ये सब थोड़ा कुछ नया होगा। लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड के बारे में कभी कभी जेई एडवांस में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लैक्टिक एसिड ये सब के बारे में। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब आपको बुक में दिया हुआ है क्लास 12 वाले में भी। अमीन्स के बारे में भी क्लास 12 में पढ़ते हो, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर, एथेनॉल अमीन, इथाइलिन डाइअमीन, ये सब आप पढ़े हो क्लास 12 में। नेक्स्ट आ जाओ, उसकी प्रैक्टिकल है देखो। तो इसकी प्रैक्टिकल में क्या दिया, आप लेसेंजर टेस्ट, ये सारे टेस्ट दिए हैं। ये लेसेंजर टेस्ट आप पढ़े हो क्लास 11 में। ठीक है, थियोरेटिकली पढ़े होगे तो यहाँ पे वो टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, फिनॉल का, अमाइड, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल में करना है। तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका है, यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये बहुत तगड़ा मतलब सिलेबस है और इसमें सारे टेस्ट दिए हैं आपको। सारे टेस्ट जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते तो वो यहाँ पे परफॉर्म करोगे। इसके लिए भी देखो सबसे तगड़ी बुक है मॉरिसन एंड बॉयड, बहुत अच्छी बुक है। IL फिनार, फिर से ये भी बहुत अच्छी बुक। BS बैल एंड अरुण बैल। ठीक है, तो ये अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिनका रिकमेंडेड है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। आलोक वालिया की जो बुक आती है, चटवाल की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। और देखो सारे जो बुक्स है उनसे बेहतरीन जो बुक होती है पाविया, ये बहुत अच्छी बुक है यार, पाविया की बुक।
पढ़ोगे तो फैन हो जाओगे। एक एक की डिटेल में है। एक और बुक आती है क्लेडन की बुक, शायद उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्लेडन काफ़ी डेप्थ में होता है, जिन्हें CSIR ये सब देना होता है, ठीक है। देखो अब ये है यार बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन ना आप क्लास 11 में पढ़ते हो, ठीक है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ रहे हो, AMP पाथवेज, है ना, ये सब पढ़े हो, C4 साइकिल, C3 साइकिल्स, ये सब। तो ये सब चीज़ इसमें है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में आता है आपका। बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़े हो, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, ठीक है। फिर बायो एनर्जेटिक्स है यहाँ पे, तो रेडॉक्स पोटेंशियल, ये सब के बारे में भी आपको आइडिया होगा, ठीक। साइक्लिक AMP, ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, जो आप पढ़ते हो। यहाँ पे आपको ना पूरा स्टेप याद करना होता है। क्लास 11 में जानते हो 10 स्टेप की साइकिल होती है, उसमें एंजाइम दिए रहते हैं, पायरुवेट बनता है। ये ग्लाइकोलाइसिस वाला दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री। सिट्रिक एसिड पढ़ते हो तो पाथवे एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस क्या है। HMP संट पाथवे पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्या क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटिक मेलाइटस इंसिपिडस, ये सब के बारे में आप पढ़े हो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आपने सुना है, क्लास 11 में सुना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी वहाँ पे दिया हुआ है, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ोगे, है ना। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इनहिबिटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अनकपलर्स, ठीक है। ये सब आपने टर्म्स सुने, ये सारे टर्म्स जो है आपने क्लास 11 में सुन रखे हैं, तो थोड़ा सा आपको फेमिलियर फील होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट 3 है यार, लिपिड मेटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड भी सुना है, ठीक है, यदि अच्छे से NCERT पढ़े हुए तो पामिटिक एसिड जानते होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटो एसिडोसिस, डिनोवो सिंथेसिस, पामेटिक एसिड, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या लिपिड का मेटाबॉलिज्म से होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलो, हाँ, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, एर्थरोस्क्लेरोसिस, फैटी लिवर, ओबेसिटी, ठीक है। फिर आता है यार अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी पढ़े हो बायोमोलिक्यूल में, NCERT में सारा चीज़ का जिस्ट दिया हुआ है, तो आपको मतलब जब आप ये सिलेबस में घुसोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लिंक हो रहा है क्लास 12 से आपका ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। ट्रांसअमीनेशन, डीएमिनेशन दिया हुआ है, कैटाबॉलिज्म, फिनाइलएनालीन एंड टायरोसिन इन देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस, कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, ठीक है। हाइपरबिलिरुबिया, बिलीरुबिनेमिया एंड जॉन्डिस, तो ये सारी डिजीजेज हैं अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म के कारण जो होती हैं। नेक्स्ट है यार यहाँ पे देखो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें बायोसिंथेसिस, प्यूरिन एंड पैरामिडिन पढ़े हो, प्यूरिन पैरामिडिन क्लास 12 में पढ़े हो ना, क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल में पढ़े हो, क्लास 12 में भी पढ़े हो, DNA के स्ट्रक्चर में। कैटाबॉलिज्म पढ़े हो प्यूरिन का, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड हाइपर यूरिसेमिया गाउट डिजीज होता है, वो लिखा हुआ है जॉइंट वाले में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम, ये सब पढ़े हो, DNA RNA का डिफरेंस पढ़ चुके हो क्लास 11 में, कौन ज़्यादा स्टेबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखोगे, नंबर मिल जाएगा। DNA रेप्लिकेशन क्लास 12 में पढ़ चुके हो, ट्रांसक्रिप्शन और RNA सिंथेसिस भी पढ़ चुके हो, जेनेटिक कोड भी पढ़ चुके हो, है ना। कोडोन जो पढ़ते हो 3-3 का पेयर होता है, वाह वग वगा, ये सब याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हो, ठीक है। तो एंजाइम एक मतलब NCERT क्लास 11 में दिया हुआ है एंजाइम के बारे में। तो यहाँ पे आपके ये हो गया बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। नेक्स्ट है, नींद आ रही है थोड़ी सी, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है ये, बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देखो यहाँ पे इसका बायोकेमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है ना वो बहुत सही है, क्योंकि यार जब तुम लैब में कुछ सैंपल अपने देते हो तो इन्हीं सारे प्रोसीजर से उन्हें टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड कैरेटिनिन आपको पता करना है, ब्लड शुगर पता करना है, ब्लड टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारे प्रैक्टिकल आप करोगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सारे अवेलेबल होते हैं चीज, ठीक है, लैब वाले। तो आप ये सारे कुछ वहाँ पे परफॉर्म करके देखोगे कि किस तरीके से आपके लेबोरेटरी में लोग वहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बुक आती है बहुत अच्छी बुक है बायोकेमिस्ट्री की, लेजेंडर की। और एक इंडियन राइटर की भी बुक आती है, चक्रपाणी बोलते हैं, ठीक है, डीन और ये वाला।
बायोकेमिस्ट्री बाय डी सत्यनारायण है, यू चक्रपाणी। तो ये बहुत तगड़ी बुक है, सिंपल लैंग्वेज और बहुत अच्छे से सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सारी बुक्स आप जो है पढ़ सकते हैं, तो इनमें से ये दोनों बुक रिकमेंडेड है कि आप पढ़ें, इसमें सारा कुछ दिया है। देखो हायर स्टडीज में ऐसा होता है ना कि कोई एक बुक नहीं चलता है, ठीक है, किसी टॉपिक के लिए आप कोई एक बुक पढ़ सकते हो। जैसे किसी बुक में मान लो कि क्लेडन बोल रहे हो, तो क्लेडन में कुछ टॉपिक अच्छा दिया होगा, मोरिसन एंड बर्ड में कुछ टॉपिक अच्छा दिया होगा, तो आपको सारे बुक्स मिला के टॉपिक पढ़ने होते हैं। अब यूकेजी एलकेजी के जैसा नहीं है कि आपको ये बुक है तो ये बुक कंप्लीट कर लो, ये बुक कंप्लीट कर लो, ऐसा नहीं है। जिस बुक में जो चीज़ अच्छा दिया उस बुक से वो पढ़ लो, ठीक है। और बुक्स पढ़ने होंगे, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़ना, नहीं बुक्स पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे बोलते हैं चैट जीपीटी से आपको सब मिल जा रहा है, बट यार वो धोखा है, ठीक है। गाना सुने हो, वर्तमान आंखों का धोखा है, उसी तरीके से। देखो अब यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट, इसको समझ लिए तो आधा आपका मेडिकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डिजीज क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, समझ पा रहे हो? तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत नया सब्जेक्ट है और बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, ठीक है। देखें, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। सेल इंजरी कैसे होता है, सेल डैमेज कैसे होता है, उसका बेसिक मैकेनिज्म, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, डायप्लेजिया क्या है, हाइपरप्लेजिया क्या है, हाइपरट्रॉफी क्या है, ये सब, ठीक है। तो ये एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ, एसिडोसिस, ये सब चीज़ के बारे में दिया हुआ पूरा नया सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एमबीबीएस लोग भी पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट, आपको भी पढ़ना है। अच्छे से पढ़ोगे तो जीवन भर साथ रहेगा, ठीक है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर, तो ये सारी चीज़ें दिया है कि इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग आप जानते हो, बट उसके पीछे का प्रोसेस होता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, कौन कौन सी डिजीजेज हैं उसमें, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिजीज है, तो यहाँ पे डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हो रहा है वो डिजीज, उसका पैथोफिजियोलॉजी, उसका इटियोलॉजी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजिकल डिजीजेज, आयरन डिफिशियंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये सब सिकल सेल एनीमिया, ये सब डेप्थ में पढ़ोगे। ये सारे डिजीज में हो क्या रहा, बहुत कॉमन डिजीज सब है और इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब जो डिजीज दिखे, इन सारे डिजीज के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 4 में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर, फैटी एसिड, ये सब, ठीक है। इसके बाद डिजीज एंड बोन्स, जॉइंट, रीमाटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट के बारे में पढ़ोगे। कैंसर का क्या है, कैंसर देखो जिनको कैंसर में इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ ये सब सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है ना, देखो सिलेबस ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको ये ना लगे कि अचानक से बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया, और ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको ये भी ना फील हो कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स किया गया है। 11 12 के बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हमने पढ़ा है। वर्ड्स तो अचानक से अनजान नहीं लगने लगे, समझ पा रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे सारे कुछ दिए हुए। यूनिट 5 में देखो इन्फेक्शियस डिजीज है, मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, लेप्रोसी, ठीक है। और यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी दिया हुआ है, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब। नेक्स्ट है, देखो इसके लिए यहाँ पे बुक्स बताए गए हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, बट सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो हर्ष मोहन पैथोफिजियोलॉजी के लिए बुक आती है, बहुत तगड़ी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। गाइटन एंड हॉल्स भी पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी बुक है। ये सारे बुक्स जो एमबीबीएस वाले लोग पढ़ते हैं, बीडीएस वाले लोग पढ़ते हैं, वो सारे बुक्स हैं। तो आपको बी फार्म में पढ़ने का मौका मिलता है, अब लोग पढ़ते नहीं पढ़ते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हमें कुछ सीखा नहीं। फिर यहाँ पे देखो एक नया सब्जेक्ट जुड़ता है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। तो इससे गेट मतलब समझ लो कि जीपेट वीपेट में क्वेश्चन नहीं आता है, इवन डीआईए सब के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ये बस एक सब्जेक्ट है आपका स्किल समझाने के लिए, मतलब स्किल सिखाने के लिए ये सब्जेक्ट को रखा गया है। जैसे बाइनरी से डेसिमल आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, एचटीएमएल सिखाया जाता है, तो अच्छा है, आपको आना चाहिए। बट इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ रोल नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स देखो, यदि यहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ भी आपके बेस रहे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे आगे मास्टर्स होते हैं। बहुत तगड़ा कोर्स है बायो, अभी ज़माना ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स का चल रहा है, ठीक है। तो आप ज़्यादा कुछ इसमें सीख सकते हैं, ठीक है।
तो ये था यार सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन फार्मेसी में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो उसमें एमएस एक्सेस, वेब पेज बनाना है, एक्सएमएल, ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट देखो और आता है इन्वायरमेंटल साइंसेज। अभी इन्वायरमेंट की जो दशा है, ठीक है, उस दशा को सुधारने के लिए हर एक ग्रेजुएशन, कोई भी आदमी जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसे एक इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर अपने सब्जेक्ट में रखना ही होता है। तो वही यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस का, ठीक है। तो उसके हिसाब से 5 यूनिट दी हुई है, उन यूनिट में जो सिलेबस है वही आपने पढ़ना है, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स भी दिया हुआ है, बट कहाँ से भी पढ़ो, इन्वायरमेंट तो यार अपना सब्जेक्ट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इग्नोर ना करो, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इन्वायरमेंट का पार्ट। अब नेक्स्ट है इसमें सेमेस्टर 3, जिसका हम लोग वीडियो डिस्कशन कल करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जल्दी से ट्राई कर रहे हैं कि कुछ क्लासेज अरेंज हो जाए जिसमें हम जीपेट का कंसेप्ट पढ़ना चालू करें, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी होता है, जीपेट या फार्मेसी ले चुके हो और डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो काइंडली कांटेक्ट करें। बहुत तरीके हैं, बहुत जरिए हैं हम तक पहुंचने के, ठीक है। कहीं से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चार्जेस, किसी को कुछ पे नहीं करना है। आपको कंफ्यूजन है, आप कॉल करें, मैसेज ड्रॉप करें, विल रीच आउट टू यू, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, जो कि छोटा सेमेस्टर होता है, उसमें सब्जेक्ट्स कम रहते हैं, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।